अक्टूबर को नागपुर में जो आंदोलन हुआ जिसमें 45,000 लोगों ने वहाँ अपने आप को अरेस्ट करवाया था और 2 लाख से 2-2.5 लाख से ज़्यादा लोग नागपुर में उपस्थित थे। और नागपुर क्योंकि सेंट्रल इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था अंग्रेज़ों के समय में, तो उसकी राजधानी भी हुआ करता था। तो मराठी स्पीकिंग होने की वजह से वो महाराष्ट्र में शामिल हुआ। तो महाराष्ट्र में भी अभी उपराजधानी का दर्जा नागपुर को है। तो देश के कई हिस्से से वहाँ रोड आते हैं। तो उन रोड पर 200 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां जो हमारी आई थी देश भर से, उनको रोका गया था। उसमें भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। तो इस तरह से 3-3.5 लाख लोग जो है नागपुर में आने के लिए तैयार थे। 2-2.5 लाख लोग सड़कों पर थे और 45,000 लोग वहाँ जेल में डिटेन करके रखे गए थे। ये जो हमारा आंदोलन है आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का, उसकी बड़ी वजह ये थी कि हरियाणा में रोहतक में हम लोग अपना कार्यक्रम करने के लिए गए थे। तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने हमें रोकने का काम किया। जब गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने हमें रोकने का काम किया तो रोकने के लिए हम लोगों ने उसके विरोध में दिल्ली में अपना कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने ये घोषित किया कि नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जो इनके जो बच्चे हैं, इनके पैदा किए हुए लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में सरकार बना रहे हैं, चला रहे हैं, तो उन लोगों का हम लोग जो है विरोध करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का निर्णय घोषित किया था। जब हमने ये निर्णय किया था, घोषित किया था, निर्णय किया था, तो घोषित करने के बाद में वहाँ आरएसएस के हेडक्वार्टर को लगभग 150 लोग जो है सुरक्षा दे रहे थे। तो वो सुरक्षा देने का जो काम है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे सपोर्टर थे। आरएसएस के लोगों ने लिखा कि इसमें बहुत सारे लोग वामन मेश्राम का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो इनको हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लगाई जाए। तो सीआईएसएफ के जवान सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लोगों को वहां 150 लोगों को लगा गया। हम लोगों के विरोध में हाई कोर्ट में झूठी इंफॉर्मेशन दाखिल की गई, हलफनामा दाखिल किया गया वहां के कमिश्नर ने, और ये कहा गया कि बहुत बड़ी हिंसा होगी। तो उस वजह से नागपुर के हाई कोर्ट ने हमारे कार्यक्रम के लिए अनुमति देने के लिए मना कर दिया। परिणामतः इसके बावजूद भी हम लोगों ने इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम वहां किया। इतना बड़ा कार्यक्रम, सारे देश भर से लोग वहां आए और इतना बड़ा कार्यक्रम हमने किया। साथियों, मैं आपको
बहुत मोटी मोटी और बहुत खास बात ही बताने जा रहा हूँ या बताना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हमारे लोगों को जानकारी होना जरूरी है। तो जब इतने बड़ी संख्या में लोग वहां आए तो सवेरे 10 बजे मुझे डिटेन करके सदर पुलिस चौकी में मुझे भी डिटेन करके लेके गए। जब डिटेन करके लेके गए तो स्वाभाविक रूप से डिटेन करके लेकर जाने का मकसद ये था पुलिस का कि जब इस आंदोलन का नेतृत्व ही डिटेन हो जाएगा तो ये आंदोलन जो है विफल हो जाएगा, ये सोच था। मगर हमारे पास फर्स्ट लाइन लीडरशिप, सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप, 5 लाइन तक लीडरशिप की चैनल थी। तो इस वजह से वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई, वो सारा जो है वो फेल हो गए और इस वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ। तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विलास खरात को, जो मेरे बाद उस आंदोलन की तैयारी और नेतृत्व करने का काम कर रहे थे, उनको असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने आकर कहा कि आप लोगों ने 2-3 लाख लोग नागपुर में लाकर रखे और हमको आप लोगों ने खबर भी नहीं होने दिया। ये शिवाजी महाराज के जैसा गनीमी कावा आपने किया तो आप लोग सफल हो गए हो, अब लोग विफल हो गए। तो ऐसा असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने डॉक्टर विलास खरात को कहा और कहा कि अब बस करो, अब हो गया है, आप विजयी हो गए हो। तो उसी दौरान जब इतने ज्यादा लोग थे कि पुलिस की गाड़ियां वहां भरने के लिए कम पड़ गई, तो उन्होंने स्कूल की गाड़ियां लगाई। हमारे लोगों ने स्कूल की गाड़ियां में बैठने के लिए मना कर दिया, ये कहा कि पुलिस की गाड़ियां ले आओ। तो पुलिस की गाड़ियां भी और बढ़ाई गई, मगर जितने लोग गाड़ियों में भरे जाते थे उससे दोगुने ज्यादा लोग और आ जाते थे। तो आखिरकार पुलिस ने, पुलिस के विरोध हमारी लड़ाई, पुलिस के विरोध में हमारी लड़ाई नहीं थी, लड़ाई आरएसएस के विरोध में थी। तो इसलिए ये उन लोगों को इस चीज को मानना पड़ा। आप लोग सुनकर और हैरान हो जाओगे कि होम मिनिस्टर फडणवीस उस दिन नागपुर में ही थे और सारे कंट्रोल जो है, संचालन वो खुद ही कर रहे थे, क्योंकि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाने का मामला था, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे, पुलिस के ऊपर भी। तो इसलिए फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर को मेरे पास भेजा। आमतौर पे क्या होता है, जब पुलिस कमिश्नर मुझे सदर पुलिस चौकी में मिलने के लिए आए तो मैं इस बात से हैरान था कि पुलिस कमिश्नर चाहे तो इंस्पेक्टर को टेलीफोन करके मुझे पुलिस की गाड़ी में बिठाकर कमिश्नर ऑफिस में ले जा सकते थे। तो मैं बहुत हैरान हो गया कि कमिश्नर खुद आके मुझे क्यों मिल रहा है। तो छानबीन के बाद पता चला कि होम मिनिस्टर ने उनको मुझे मिलने के लिए भेजा। तो उन्होंने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को मेरे पास भेजकर कहा कि कमिश्नर साहब आपको बुला रहे। मैं उस कमरे में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे पूछा कि आपका अभी आगे क्या इरादा है, क्या प्लान है। तो मैंने कमिश्नर को कहा, अरे आप लोगों ने मुझे यहाँ डिटेन करके रखा पुलिस चौकी में, तो पुलिस चौकी में डिटेन करने के बाद मेरा इरादा क्या हो सकता है। तो इतने मैं इधर बैठा हुआ हूं, मेरे लोग उधर मैदान में हैं, मैं इधर हूं, तो मेरा इरादा क्या हो सकता है। आप लोग, कई लाख लोग वहां आने की वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए ना इधर आए हो। आपको तो बड़ा गुरूर था, 8,000 पुलिस आपने मंगाई, कंट्रोल कर लेंगे। क्या हुआ तुम्हारी पुलिस का? अगर लोग कंट्रोल में नहीं है तो आपको गोली चलाने का आदेश देना चाहिए था। तो आप गोली चलाने का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं?
तो कमिश्नर कह रहे कि नहीं नहीं, हमें ऊपर से ऐसा कोई आदेश नहीं है। ऊपर वाला वो फडणवीस उधर ही बैठा था। फडणवीस नागपुर से ही चुनाव लड़ते थे और नागपुर से ही चुनाव जीतते थे, तो गोली चलाएंगे तो उनको मालूम है अगले चुनाव में चुनाव नहीं जीत सकते। तो फडणवीस ने कमिश्नर को मेरे पास भेजा मिलने के लिए, और वो ये मुझे पूछ रहे थे कि अभी आपका इरादा क्या है। मैंने कहा आपने मुझे 10 बजे डिटेन किया और लाखों की भीड़ जो है नेतृत्व विहीन अवस्था में वहां है। अगर मैं वहां होता तो सारी चीजें, मैं एक केवल बात कह देता तो सारी चीज शांत हो जाती। आप लोगों को बड़ा गरूर था कि 8,000 पुलिस के आधार पर आप कंट्रोल कर लोगे। सुन रहे क्या आपकी बात? 8,000 पुलिस वालों की सुन रहे लोग? वह 8,000 पुलिस वाले 2-3 लाख लोगों को क्या कर लेंगे? तो आप कुछ कर नहीं पाए, इसलिए ना आप यहां आए। तो कमिश्नर को लगा कि मैं उसकी कोई बात सुन नहीं रहा हूं, मान नहीं रहा हूं, तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को बुलाकर कहा कि इनको ले जाओ। मैं उनकी कोई बात तो सुन नहीं रहा था। ले जाने के बाद असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को कमिश्नर ने कहा कि उनको कहो कि उनके लोगों को शांति से आंदोलन करने का एक वीडियो बनाकर दो मुझे। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आए, कहा कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि आप एक वीडियो बना के दो कि लोग शांतिपूर्ण रह करके आंदोलन करें। अरे मैंने कहा पहले ही दिन से कह रहा हूं, संविधान के दायरे में रहकर हमारा आंदोलन होगा, कोई हिंसा नहीं होगी। मैं हिंसा के बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। संविधान का आर्टिकल 19 जो है हिंसा करने की इजाजत नहीं देता। वकील है क्या कोई यहां? हाँ है। वो संविधान का आर्टिकल 19 जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार देता है। तो मैं शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन करने की बात पहले दिन से कह रहा हूं। आप लोगों के कान जो है बहरे हो गए, सुन नहीं रहे। आप लोगों को किसी ने भरम की गोली खिला दी कि मैं हिंसा करने वाला हूं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि वो लाखों की भीड़ में 4 व्हीलर गाड़ी चपेट में आ गई। 4 व्हीलर गाड़ी, एवं वीडियो हमारे पास है। दूसरे लोगों का आंदोलन होता तो आंदोलन करता लोग गाड़ी पे चढ़ के उस पर नाचते, ऐसा होता आमतौर पे। मगर हमारे लोगों ने उस गाड़ी को उंगली भी नहीं लगाई और आंदोलन समाप्त होने के बाद वो गाड़ी एज इट इज मालक लेके गए। आरएसएस का एक पत्रकार था, वो हमारे लोगों को कह रहा था अरे वो गाड़ी जलाओ जलाओ जलाओ। तो हमारे लोगों ने गाड़ी को तो नहीं जलाया, वो जलाओ जलाओ कहने वाला जो पत्रकार था आरएसएस का, उसका ही वीडियो बनाया। तो वो भी रिकॉर्ड हमारे पास है कि आरएसएस का पत्रकार जो है ये गाड़ी को जलाने की बात कर रहा था और हमारे लोग जलाने के लिए राजी नहीं थे, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया। तो इस तरह से वो आंदोलन इतना ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रहा, इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद भी हिंसा करने के बजाय हमारे लोगों ने कहा कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है तो हम जेल भरो करेंगे, गाड़ी में बिठाओ ले जाओ, तुम्हारे जेल में जगह है तो ले जाओ, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। साथियों, फडणवीस ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर उधर मैसेज दिया और जब कमिश्नर साहब सदर पुलिस चौकी में आए तो मैं देखकर हैरान हो गया कि कमिश्नर साहब 200 कमांडो लेकर आए। तो मैंने इंस्पेक्टर को पूछा कि ये कमांडो लेकर कमिश्नर साहब क्यों आए?
कहा कि आपने सारे नागपुर में अपने लोग फैलाए हुए हैं। तो कमिश्नर साहब को डर लग रहा था कि कहीं हमारे लोग उनको घेर ना ले, इसलिए 200 कमांडो लाए। कमिश्नर भी डरा हुआ था। सारे के सारे नागपुर में वो कह रहे थे कि हमारे लोग फैले हुए हैं सारे नागपुर में, तो इसलिए 200 कमांडो लेकर कमिश्नर मुझे मिलने के लिए आए। मैंने कहा यार ये अर्ध सैनिक बल वाले कमांडो ये लेकर तुम आए हो। तो फडणवीस ने आरएसएस के हेडक्वार्टर के लोगों को कहा ये बहुत भारी संख्या में लोग हैं और ये पुलिस के नियंत्रण में नहीं है, ये किसी भी समय आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आ सकते हैं। वामन मेश्राम बहुत जिद्दी किस्म का आदमी है, वो किसी की भी बात सुनते नहीं है और किसी की भी बात मानते नहीं है। मैं तो संविधान की ही मानता हूं, केवल बाकी किसी की नहीं। संविधान ने हमें अधिकार दिया, हम शांतिपूर्ण तरीके से हेडक्वार्टर तक जाएंगे। तो फडणवीस ने आरएसएस के हेडक्वार्टर में जो अंदर लोग थे उनको कहा कि वो कई लाख लोग हैं और वो पुलिस के नियंत्रण में नहीं है, कभी भी हेडक्वार्टर में आ सकते हैं। तो स्वाभाविक है उन्होंने पूछा होगा कि हम क्या करें, तो उन्होंने कहा होगा कि आप लोग ऐसा करो, आप लोग बाहर निकल जाओ, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लॉक लगा। तो सारे आरएसएस के अंदर लोग थे, वो सारे के सारे आरएसएस को हेडक्वार्टर वो लॉक लगाकर भाग गए। मोहन भागवत 8 दिन पहले ही भोपाल में थे, वो 8 दिन पहले ही भाग गए थे। उनको मालूम था कि अगर 6 तारीख को लोग आ गए और 6 तारीख को मोहन भागवत को भागना पड़ा तो फिर मैं भविष्य में आरएसएस का सरसंघ चालक कैसा रहूंगा, भगोड़े आदमी को थोड़ी रखेंगे नेता, इसलिए वो पहले ही बात समझ रहे हैं, आप पुराने रहे अंदर रहे इसलिए बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि उनको मालूम था मोहन भागवत को और उन लोगों को, ब्राह्मण लोग हैं आरएसएस के, कि वामन मेश्राम उन लोगों का आदमी है जो भीमा कोरेगांव में 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था। तो इसलिए ये लोग जो है ये मानने वाले लोग नहीं है। 28,000 पेशवाओं को जब परास्त किया तो अंग्रेजों ने उनके नाम पर रेजिमेंट बनाई जो अभी भी है, और वर्ल्ड वार में भी यूरोप में भेजी गई थी। तो इसलिए साथियों ये आंदोलन इतना विशाल था कि आरएसएस के हेडक्वार्टर से लोगों को वहां छोड़ करके भाग जाना पड़ा। जब भाग गए तो वहां मैंने पुलिस वालों से जानकारी की, तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी, क्योंकि पुलिस वाले नागपुर के बहुत सारे तो हमारे ही लोग बहुत सारे हैं, तो वो कह रहे थे कि किसी को मत बताना। मैंने कहा अपने लोगों को बताऊंगा, बाकी किसी को नहीं बताऊंगा, अपने लोगों को तो बताना पड़ेगा। तो साथियों मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारी वजह से लड़ाई तो पुलिस वालों के साथ थी ही नहीं, पुलिस वालों के साथ तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, लड़ाई तो आरएसएस के साथ में थी, उसके हेडक्वार्टर पर जाने का मामला था। पुलिस वालों ने उनको बचाने का काम किया। पुलिस वाले अगर नहीं बचाते, हमारा तो पुलिस वालों को कहना है, यहाँ भी कुछ पुलिस वाले आकर बैठे हुए हैं कर्नाटक के, तो उनको भी हमारा कहना है कि आरएसएस को खुला छूट दे दो, हमें भी दे दो। आरएसएस को खुला छूट दे दो, हमको भी दे दो, और तुम देखते रहो। है? हाँ, हम देख लेंगे आपस में, दे दो तो फिर देखते हैं। तो ये उनकी औकात नहीं है कि वो हम लोगों से मुकाबला कर ले। साथियों इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं 2 बहुत अहम बातें आपको बताना चाहता हूं कि 6 अक्टूबर को संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार की लड़ाई शुरू हो गई देश में।
आप लोगों को सारे कर्नाटका में इस बात का प्रचार करना चाहिए। किस बात का? संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार। ये जो संघ है ये बनाया किसने? तो ब्राह्मणों का बनाया हुआ संगठन है। उनकी संख्या कितनी है? 3.5%। मूल निवासी कितने हैं? 85%। तो 3.5% वर्सेस 85% लोगों की लड़ाई है। तो 85% लोग एक साइड में हो जाए और 3.5% लोग एक साइड में हो जाए, ये है इसका मतलब। संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार। ये लड़ाई 6 अक्टूबर को शुरू हो गई है। इसका आप लोगों को प्रचार करना है। ये लड़ाई शुरू हो गई है। इसके पहले 5 अक्टूबर 2022 तक क्या चर्चा होती थी सारे देश भर में? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, यही चर्चा होती थी ना। 6 तारीख के बाद 7 तारीख से हिंदू मुसलमान की चर्चा बंद हो गई है। बंद हो गई, अभी ये चर्चा बंद हो गई। ये चर्चा बंद हो गई और अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार का आंदोलन शुरू हो गया है। और ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पर जो 3-3.5 लाख लोग वहां गए थे, सारे देश भर से गए थे। वो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग थे, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग थे, शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, नोमैडिक ट्राइब के लोग थे, एमबीसी के लोग थे, ओबीसी के लोग थे। और हमने मुसलमानों को कहा कि आप मत आना। तो मुसलमान भाइयों ने मुझे कहा कि क्यों मत आना? तो मैंने मुस्लिम भाइयों को कहा कि आप भी हमको हिंदू कहते हो, आरएसएस के लोग भी हमको हिंदू कहते हैं। हम हिंदू है नहीं मगर आप कहते रहते हो और आप इनडायरेक्टली आरएसएस की मदद करते हो। हम इस देश के मूल निवासी है। ब्राह्मण जिन्होंने ये ब्राह्मण धर्म बनाया, जिसका प्रचार वो हिंदू धर्म के नाम पर छुप कर करते हैं, वो हमको हिंदू कह रहे हैं। आरएसएस के लोग, आरएसएस के लोग हमको हिंदू कह रहे हैं, आप भी हमें हिंदू कह रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप बताओ। और हिंदू और हिंदू की लड़ाई होने दो, ये हमारा आपसी मामला है ना, होने दो। फिर आप क्या के लिए आ रहे? अगर आप भी हमको हिंदू ही कहते हो तो फिर होने दो हमारी लड़ाई। हम तो हिंदू है नहीं, हम यही साबित करने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे हम हिंदू नहीं है। अगर होते तो फिर लड़ते क्यों? आरएसएस के लोग 6 तारीख के बाद हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान की बातें करते थे। उन्होंने ये बात करना बंद कर दिया। आरएसएस के लोगों ने ये बात करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आरएसएस के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि अगर हम 6 तारीख के बाद हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कहना शुरू करेंगे तो लोग हमको सवाल पूछेंगे कि जो 3-3.5 लाख लोग नागपुर में आए थे वो क्या मुसलमान थे? वो क्या मुसलमान थे? नहीं थे ना। और अगर नहीं थे, अगर वो नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, तो तुम जिनको हिंदू कहते हो वही ना थे। है? और अगर तुम भी हिंदू हो, आरएसएस वाले, और वो भी हिंदू थे, तो तुम्हारे हिंदू तुम्हारे खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? इस सवाल का आरएसएस के लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आरएसएस ने हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कहना बंद कर